जब हम किसी भी गोट या शीप फार्म के सक्सेसफुल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ दो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एस्पेक्ट है प्रिवेंशन अगेंस्ट एनी डिसीजेस, जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं, और दूसरा होता है क्योर। एक बार अगर कोई डिसीज आपके फार्म में आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। लेकिन यहाँ प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीनेशन लगाते हैं अपने फार्म में तो कोई भी डिसीज आपके एटलीस्ट फार्म में नहीं आता है, और जो हैवी लॉस उस बीमारी की वजह से हो सकता है, मीन्स मॉर्टलिटी हो सकता है, मॉर्बिडिटी हो सकता है, इससे आप बच जाएंगे। जब हम वैक्सीन की क्वालिटीज की बात करते हैं तो पहला तो वैक्सीन एक सस्ता होता है, अगर हम मेडिसिन की तुलना में कंपेयर करें तो ये काफी सस्ता होता है। दूसरा, ये इजी टू अप्लाई होता है, आपको सिर्फ एक ही इंजेक्शन की जरूरत पड़ता है और 15-20 दिन के बाद में एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ता है। लेकिन वही जब हम क्योर की बात करते हैं तो वहां पर आपको मल्टीपल इंजेक्शन लगाने होते हैं। और अगला पॉइंट है कि वैक्सीनेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? अगर एक बार अपने फॉर्म में आप वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में आपको एक शील्ड मिल जाता है। मीन्स हम ये मान के चल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज आपके फॉर्म में अब आउटब्रेक नहीं होगा, और ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जब बार अपने फॉर्म में आप वैक्सीनेशन करवा दीजिए और 1 साल के लिए या 3 साल के जो भी उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए इम्यूनिटी पीरियड रहता है उससे आप एटलीस्ट फ्री हो सकते हैं। जब हम वैक्सीनेशन की क्वालिटीज की बात करें कि ऐसा बॉडी में क्या करता है जिसके वजह से बॉडी में इम्यूनिटी रहता है, तो पहला तो ये है कि ये बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है जिससे किसी भी स्पेसिफिक डिसीजेस हैं उससे आप आसानी से बच सकते हैं। और दूसरा, ये डिसीज के फर्दर स्प्रेड को चेक करता है। कोई भी डिसीज अगर एक बार आपके फार्म में आ गया तो वो उन एनिमल्स में नहीं होने देता है जिस एनिमल्स में आप पहले से ये वैक्सीनेशन करवा के रखे हैं। और ये एक इम्यून जोन बना देता है। होता है कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया है, अगर पर्टिकुलर एरिया में वैक्सीनेशन हुआ है, दूसरे एरिया में नहीं हुआ है, तो जिस एरिया में ये वैक्सीनेशन हुआ है वहां तक वो डिसीज नहीं आ पाता है, उसको वो शील्ड प्रदान करता है। इस तरह से वैक्सीनेशन हमारे फार्म मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर माइंड में फ्रिक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस आते रहता है कि ये क्या है, इसको कैसे करना है, कब करना है, कैसे एनिमल्स में इसको नहीं करना है, किन में इनको बूस्टर डोज देना है, किसमें बूस्टर डोज नहीं देना है, बूस्टर डोज क्यों देना है, डिवर्मिंग करना है कि नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली मन में आते रहता है। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंपाइल किया है जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर ये पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि ऐसा कौन सा एज है जिसमें हमको लैम्स और कीट को सबसे पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, तो ये 2 से 3 मंथ का है। आखिर 2 से 3 मंथ का ही क्यों? सी, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी में ऑलरेडी मदर का इम्यूनिटी रहता है जो लगभग 2-3 महीने तक काम करता है। इसीलिए उस पर्टिकुलर पीरियड में हमको उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मदर का इम्यूनिटी कम होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है, तो उस टाइम हमको इसको वैक्सीनेट जरूर करना चाहिए। और ये पीरियड है 2 से 3 मंथ के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन है विच वैक्सीन टू बी अप्लाइड फर्स्ट? कौन सा वैक्सीन हमको पहले लगाना चाहिए? सबसे पहले हमको ईटी लगाना चाहिए एंड फॉलोड बाय एचएस। लेकिन क्यों? सी, ये जो ईटी और एचएस का जो बैक्टीरिया ये नेचुरल इनहेबिटेंट होता है एनिमल्स के बॉडी में। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे पैदा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या कुछ डिफरेंट रीजन की वजह से यही जो डिसीजेस है उसके बॉडी में एग्रीवेट कर जाता है। भाई पहले तो ये नेचुरल इनहिबिटेंट था लेकिन वहां पे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन कम था, लेकिन अगर स्ट्रेस की वजह से या दूसरे रीजन की वजह से इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ता है, इसका अगर वायरुलेंस बढ़ता है, तो ये अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर एनिमल में डिसीज कॉज करेगा। लेकिन यहां पे अगर हम पहले से वैक्सीनेट करके रख देते हैं एनिमल्स को तो इनके बढ़ने के बाद भी उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि 2 वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो ये गैप कम से कम 14 से 21 दिन का होना चाहिए, क्योंकि इस 14 डेज में एक एनिमल के बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बन जाता है। किसी भी टिल व्हाट एज शीप एंड गोट आर टू बी वैक्सीनेटेड? किस टाइम तक अपने शीप एंड गोट को वैक्सीनेट करना चाहिए? तो जब तक आपके फार्म में एनिमल है तब तक तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आप वैक्सीनेट कर दीजिए और पूरी लाइफ टाइम तक चलेगा। इसका स्पेसिफिक पीरियड रहता है, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर, किसी का 3 साल। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है इज डिवर्मिंग मैंडेटरी बिफोर वैक्सीनेशन? यस, वैक्सीनेशन के पहले आपको डिवर्मिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से किसी एनिमल के बॉडी में वर्म्स लोड है तो वैसे ही वो स्ट्रेस में है, और ऐसे स्ट्रेस के अगर कंडीशन में आप उसको वैक्सीनेट करेंगे तो इस वैक्सीनेशन का काम बहुत ही अच्छे से नहीं करेगा। मींस जितने क्वांटिटी में उसको एंटीबॉडीज बनाना है उतना वो नहीं बनाएगा। और दूसरा, अगर इंटरनल पैरासाइट बॉडी में है तो ब्लड शक करता है, इसकी वजह से उसमें डेबिलिटी रहेगा और इसकी वजह से भी ये वैक्सीनेशन अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए अच्छा है कि एक बार पहले उसको आप डीवर्म कर दे, और डीवर्म करने के 4 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में आप अपने एनिमल्स को वैक्सीनेट करें।
सिक्स क्वेश्चन है कि डिवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए। तो ये गैप है 3 से 5 दिन का, क्योंकि शुरू के 24 घंटे में तो वो पर्टिकुलर जो डिवर्मर काम करना स्टार्ट करता है, और उसके वजह से भी जब वो एक्टिव होता है बॉडी में, तो उसके वजह से भी एनिमल के बॉडी में स्ट्रेस आता है। तो हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए कि जैसे ही ये स्ट्रेस दूर होता है एनिमल के बॉडी में, तो उसके बाद हम उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, कैन डिवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन बी डन एट ए टाइम। नहीं, इसको बिल्कुल भी दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि वैसे भी उसकी बॉडी में स्ट्रेस है वोम्स की वजह से। ऐसे में अगर आप वैक्सीन उसको लगाएंगे तो ये स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ इमरजेंसी कंडीशन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड ऑल वैक्सीनेशन बी अप्लाई टू द शीप एंड गोट। नहीं, ऐसा नहीं है। शीप एंड गोट के लिए वैसे भी 11 तरह के अलग अलग वैक्सीन है, लेकिन सारे डिसीजेस हर रीजन में नहीं होता है। कई पर्टिकुलर डिसीज इंडेमिक होता है, मीन्स, और कई ऐसे डिसीजेस है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में होता ही नहीं है। ऐसे में सारे वैक्सीन को लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन 2 वैक्सीन बी अप्लाइड एट अ टाइम। नहीं, 2 वैक्सीन को जनरली एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वैक्सीन उसके बॉडी में लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होता है। ऐसे में अगर आप डिफरेंट टाइप से वैक्सीन अगर लगाते हैं तो सबके लिए उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे में ये एनिमल को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है। इसीलिए 2 वैक्सीन को प्लीज एक साथ नहीं लगाएं, उसके बीच में कम से कम 14 दिन का गैप जरूर रखें। विथ अननोन हिस्ट्री इफ वैक्सीनेशन इज रिपीटेड एनी हार्म। नहीं, इसमें हार्म तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको फाइनेंशियल एक तो बर्डन पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप 4 महीने 6 महीने पहले लगाए हैं तो वो उसका कॉस्ट अलग है। इसके बाद में अगर फिर से आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपको डबल कॉस्ट लगता है, और दूसरा एनिमल को अननेसेसरी स्ट्रेस वहां पे आता है। कैन द रिपीटिशन वैक्सीन भी अब डिफरेंट मेक। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी आप जो पर्टिकुलर वैक्सीन लगाए हैं उसका अगर बूस्टर डोज लगाना है तो आपको उसी कंपनी का सेम वैक्सीन आपको लगाना चाहिए। इस वैक्सीन डोज सेम फॉर ऑल एज ग्रुप। देखिए, यहाँ पे कई सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर बच्चा है तो उसको क्या हमको कम डोज लगाना चाहिए, अगर एडल्ट है या बहुत ज्यादा वेट का है तो उसको क्या हमको अलग डोज लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन का डोज फिक्स्ड होता है, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो एडल्ट का हो। इसमें 13 क्वेश्चन है, इफ बाय मिस्टेक डबल डोज इज इनोकुलेट। नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है अगर आप एनिमल में डबल डोज लगा लेते हैं। हाँ, बस आपका पैसे का यहाँ पे वेस्टेज है और अननेसेसरी का स्ट्रेस वो एनिमल को कॉज कर सकता है। इसे 14th क्वेश्चन है, इंडिकेशन ऑफ प्रॉपर इनोकुलेशन। अगर आप सही तरीके से एनिमल के बॉडी में वैक्सीनेट करते हैं तो क्या यहाँ पे उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम दिखता है। देखिए, इसमें 7 से 14 दिन के बीच में आप उसके बॉडी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। अगर आप लाइव वैक्सीन लगाए हैं, जिंदा वैक्सीन अगर लगाएं, तो वहां किसी भी तरीके का कोई भी मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किल्ड वैक्सीन लगाते हैं तो वहां पे जो मटर के दाने के साइज का उस पर्टिकुलर जगह में जहां पे आप वैक्सीन लगाए हैं वहां पे छोटा सा पैप्यूल जैसे दिखता है। इंडिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर इनोकुलेशन। अगर हमको कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन हम गलत तरीके से लगाए हैं, तो देखिए, अगर गलत तरीके से आप लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर साइट में जहां पे आप वैक्सीन लगाए हैं वहां पे आप तो घाव बन जाएगा, एब्सेस बन जाएगा, या न्यूड्यूल फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। इसमें 16 क्वेश्चन है, अगर आप पॉक्स का वैक्सीन लगाते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही तरीके से लगाएं। देखिए, अगर आप पॉक्स का वैक्सीन सही तरीके से लगाए हैं तो कम से कम उसके 65% पॉपुलेशन में उसके साइट ऑफ इंजेक्शन में छोटा सा आपको लेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 65% पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलता, अगर इसका अगर संख्या 40% है, 30%, तो आपको फिर से वहां पे ये वैक्सीन रिपीट करना चाहिए। 17 क्वेश्चन है, इवन आफ्टर इनोकुलेशन विद बीटी वैक्सीन स्टिल बीटी इज नोटिस। यस, कई बार ऐसा होता है, आप भी इसको एक्सपीरियंस किए होंगे कि पर्टिकुलर वैक्सीन को लगाने के बाद भी डिसीज स्प्रेड हो जाता है। इसका मेन रीजन है सीरोटाइप्स। कई सारे ऐसे डिसीजेस है जिससे कई सारे सीरोटाइप्स काम करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीटी में इसका 27 सीरोटाइप्स है। वैसे ईटी की हम बात करें तो उसके भी कई सारे सीरोटाइप है। तो ये डिफरेंट सीरोटाइप की वजह से ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी डिसीज का आउटब्रेक वहां पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बात करा था, एचएस के भी अलग अलग इसके सीरोटाइप्स है, वैसे ईटी के भी अलग अलग सीरोटाइप है, और बीटी के 25 सीरोटाइप्स तो हैं ही। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बूस्टर डोज मैंडेटरी। यस, आपको बूस्टर डोज जरूर लगाना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, अगर आप एनिमल को फर्स्ट टाइम वैक्सीनेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको निश्चित रूप से वहां पे बूस्टर डोज लगाना चाहिए। वहीं पे जितने भी बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन है उसमें भी आपको बूस्टर डोज देना है, लेकिन वायरल डिसीजेस में ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल, उस कंडीशन में आपको बूस्टर डोज जरूर देना चाहिए। और बूस्टर देने का सबसे अच्छा टाइम है 14 डेज से लेकर 21 डेज के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि बूस्टर डोज आप देते हैं तो दोनों
जो वैक्सीन है वो सेम टाइप का होना चाहिए, मीन सेम कंपनी का होना चाहिए और उसके जितनी भी चीजें वो सेम होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू डू रिपीटिशन ऑफ द सेम वैक्सीन। अगर आप आज एक वैक्सीन लगाते हैं और आपको पता है कि इस वैक्सीन का पीरियड 1 साल का है, तो आप पूरे उस 1 साल का वेट ना करें, उसके 3 हफ्ते पहले ही आप वैक्सीनेशन को लगा दें। लेकिन इसको बहुत पहले आपको नहीं लगाना है। इसमें नेक्स्ट वैक्सीन है इफ अ वैक्सीन इज रिपीटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इम्यूनिटी पीरियड व्हाट हैपेंस। अगर किसी भी वैक्सीन का पीरियड 1 साल का, लेकिन हम 1 साल के पहले उसको 8 महीने में लगा देते हैं, 9 महीने में लगा देते हैं, तो क्या लॉस होता है? देखिए, इसमें एज सच एनिमल को तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, लेकिन पहली बात तो है कि भाई आपको वहां पे जो 1 साल की इम्यूनिटी मिल रहा था उसके पहले ही अगर आप लगाते हैं तो पहला तो आपको वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, क्योंकि आप समय से पहले लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं था, और ये अननेसेसरी का स्ट्रेस देगा, तो एनिमल की परेशानी इसमें बढ़ जाता है। और दूसरा फाइनेंशियल लॉस है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि अगर 1 साल के लिए है लेकिन आप 4 ही महीने में लगा दिए, 6 महीने में लगा दिए, तो वो 6 महीने का पीरियड का आपको लॉस हो जाता है। वहीं अगर आप नहीं लगाते, सही समय में लगाते, तो आपको वो लंबा चलता। इसका अगला पॉइंट है इम्यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम रिपीटिशन। जिस दिन से आप उस वैक्सीन को लगाते हैं उसी दिन से उसमें ये इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर टू एज ए सक्सेसफुल वैक्सीनेशन एट द फील्ड लेवल। देखिए, विजुअली आपको तो कुछ इसमें देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप उसका सीरम का टेस्ट करवाते हैं पोस्ट 14 टू 21 डेज में, तो वहां एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वैक्सीनेट किए वहां पे आपको किसी भी तरह का डिसीज का आउटब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वैक्सीनेशन बी डन इन आउटब्रेक फ्लॉक। हाँ, यहाँ पे आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीनेशन करने से पहले आपको कुछ चीजों को कंसीडर जरूर करना पड़ेगा। पहला तो अपने फ्लॉक में जितने भी बीमार जानवर हैं, जो बहुत ज्यादा सिक एनिमल है, उनको आप अलग कर दें। सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्दी शीप एंड गोट को वहां पे वैक्सीनेट करना है। ऐसे फॉर्म में जब आप वैक्सीनेट करते हैं तो आपको कम से कम 7 से 21 दिन आपको जरूर मॉनिटर करना चाहिए। और अगर 21 दिन के बीच में इस फ्लॉक में किसी भी तरीके का डिसीज आउटब्रेक देखने को नहीं मिलता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको वैक्सीनेशन वहां सक्सेसफुल है। यहां पे अगला क्वेश्चन है शुड वैक्सीनेशन कैलेंडर बी फॉलोड। नहीं, एज सच आपको इस वैक्सीनेशन कैलेंडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन में फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस है, लेकिन कई सारे डिसीजेस आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे कि समय से पहले ही उसका आउटब्रेक हो जाता है, या कई बार तो समय के बाद आउटब्रेक होता है। तो वैसे सिचुएशन में उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। ये वैक्सीनेशन का एक कैलेंडर है, टेंटिव एक कैलेंडर है। मैं जैसे अभी बता रहा था, आइडियल सिचुएशन में आपको इस कैलेंडर को फॉलो करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट वैक्सीनेशन एडवाइजरी। एक बार आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं अपने एनिमल्स में, उसके बाद में आपको क्या करना है? देखिए, वैक्सीनेशन करने के 3 से 4 घंटे तक उस एनिमल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीन लगाने की वजह से ऑलरेडी उसका बॉडी स्ट्रेस में है, और वैक्सीन लगाने के बाद चूंकि उसमें एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे ही एनिमल में और स्ट्रेस ये क्रिएट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लीज 3 से 4 घंटे तक आप एनिमल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट 21 डेज टिल एंटीबॉडीज आर डेवलप। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये 14 से 21 दिन का टाइम रहता है जिसमें उसके बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनता है। उसके बाद भी रियल प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। उससे पहले एनिमल काफी ज्यादा ससेप्टेबल होता है उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। टू वॉच केयरफुली फॉर द सिक एनिमल। अगर कोई वहां पे बीमार एनिमल्स हैं तो उसको आपको नजर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने अभी जस्ट बताया था कि एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होता है, और वैसे भी उसके बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इस 21 दिन के पीरियड में अपने फार्म में कोई भी नया एनिमल्स को आप इंट्रोड्यूस ना करें। आप जो भी वैक्सीन लगाए हैं उसको उसका डिटेल को एक बार जरूर नोट कर लें, ताकि आप जब बूस्टर डोज उसको देंगे आगे तो वो डिटेल आपके काम आए। वैक्सीन फेल क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाए, आप वहां पे देख सकते हैं। देखिए, पहला तो फॉल्टी रिकंस्ट्रक्शन, वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था। ब्रेक ऑफ कोल्ड चेन, हम कोल्ड चेन को अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है उस वैक्सीनेशन फेलियर का। कॉन्टिमिनेशन ऑफ द वैक्सीन, क्योंकि एनिमल का बॉडी वैसे भी गंदा रहता है, अगर उस सिचुएशन में अगर आप इस चीज को वहां पे कंसीडर नहीं करते हैं तो इसके वजह से भी वैक्सीन फेल हो सकता है। अंडर डोजेस, तो पर्टिकुलर डोज रिकमेंडेड है उसी डोज का आपको देना है। रॉन्ग साइड ऑफ इनोकुलेशन, अगर आपको सबकट लगाना है, आईएम लगाना है, तो अगर इसको आप चेंज करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है वैक्सीन फेलियर का। वैक्सीनेटिंग सिक एनिमल्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था, और वर्म्स लोड, ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जो वैक्सीन फेलियर का बहुत बड़ा रीजन है।